हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम एक नए सेशन की शुरुआत के साथ इस चैनल पर आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं। और ये जो सेशन है ये आपका डेली करंट अफेयर्स का एक इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके डिफरेंट टाइप के एग्जाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं, जब आप चाहे आप कोई भी एग्जाम दें। तो ये जो सीरीज है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, चाहे आप कोई भी बैंक का पेपर दें, चाहे एसएससी का दें, चाहे स्टेट के कोई एग्जाम दें। तो किसी भी एग्जाम के लिए ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वो सारी न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे जो डेली लाइफ में या डेली न्यूज़ में कवर की जा रही है। तो आइए शुरू करते हैं आज से करंट अफेयर्स का ये सेशन। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो रिलेटेड है आपके केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। ये एक्चुअली अक्टूबर के लास्ट में ये दिया गया। दैट मीन्स जब आपका नेशनल यूनिटी डे होता है ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उस टाइम ये केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक, ये एक अवार्ड है जो लगभग कितने नंबर ऑफ पर्सन पूछे जाते हैं किसको कितने अवार्ड दिए गए। तो 463 पर्सनल जो कि डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करते थे, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एज वेल एज सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के। तो 2024 के लिए लगभग 463 लोगों को इस अवार्ड को दिया गया। ये अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिया जाता है, और इसकी जो शुरुआत मानी जाती है या किसके द्वारा प्रदान कराया जाता है, तो ये गृह मंत्रालय द्वारा इसकी स्थापना की गई थी या शुरुआत की गई थी, और फरवरी 2024 में भी इस चीज को कंटिन्यू किया गया और ये अवार्ड लोगों में बांटे गए। तो नंबर जरूर याद रखें, टोटल कितने नंबर्स ऑफ पर्सनल को दिया गया, 463। इस मेडल का अनाउंसमेंट कब किया जाता है, तो हर साल 31 अक्टूबर को किया जाता है, जैसा मैंने अभी बताया भी था। और उसी दिन आपका नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है, दैट मीन्स ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये मेडल किस लिए दिया जाता है, तो मेडल जो दिया जाता है, जो भी पर्सन्स हैं वो अपने फील्ड में जो भी एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, एक अपने काम का हाई स्टैंडर्ड इन्होंने सेट किया है, तो उनके मोराल को हाई रखने के लिए जो भी ऑफिसर स्केल के लोग हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब ये चार फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं, ये फील्ड जरूर याद रखिएगा। स्पेशल ऑपरेशन से रिलेटेड हो सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन है, इंटेलिजेंस है या फॉरेंसिक साइंस है। तो इन चार कैटेगरीज में या चार फील्ड से रिलेटेड लोगों को उनके एक्सीलेंट वर्क के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। तो नंबर्स याद रखेंगे और किस चीज से रिलेटेड ये अवार्ड है और दिया किसके द्वारा गया है, और मिनिस्ट्री किससे रिलेटेड है। तो ये चार इंपॉर्टेंट बातें इस न्यूज में थी। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। ये सेम उसी से रिलेटेड है, क्योंकि अ, जिस दिन देश की पहचान बनाए रखने के लिए, दैट मीन्स 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है, और उसी उन्हीं के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल के रिस्पेक्ट में, ये दो चीजें यहाँ पर लॉन्च की गई, देश का वल्लभ एंड म्यूजियम ऑफ वेलर। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअली तौर पर देश का वल्लभ स्टैचू जो कि सरदार वल्लभ पटेल का है, और इसके साथ साथ मेजर रालेंगाओ बॉब का एक म्यूजियम, जिसे म्यूजियम ऑफ वेलोर कहते हैं, इसे तवांग एरिया जो कि अरुणाचल प्रदेश में, वहां पर लॉन्च किया है। अब क्योंकि हमारे लिए जो दैट मीन्स बॉर्डर एरियाज हैं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगातार ये चाइना के साथ इशू में बना रहता है, तो इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी होती है तो कहीं ना कहीं दैट मीन्स जो इम्पोर्टेंस है उसको बताने का एक तरीका होता है कि ये एरियाज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट रखते हैं। और इसीलिए कहा गया इन क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए जो बीआरओ है लगातार काम कर रहा होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो डिफरेंट टाइप के रोड्स और अगर कहीं पुल बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो उनके डेवलपमेंट का काम, स्पेशली अगर कहा जाए तो जो भी आपके पहाड़ी इलाके हैं या बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर जो रोड एंड बाकी सारी चीजों के डेवलपमेंट का काम है वो किसको दिया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। ये तीसरी न्यूज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो कि सितंबर महीने का आया है, जिसकी बेस ईयर, हर चीज का हम लोग बेस ईयर बना के रखते हैं। तो यहाँ पर जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका इंडेक्स आया है, कितना उतार चढ़ाव देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये बोला गया है
कि जो कंबाइंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज आए हैं, जिसमें 8 कोर एक्चुअली उद्योगों को इंक्लूड किया जाता है और ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसी के लिए कहीं ना कहीं आप आईआईपी निकालते हैं, इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसमें अगेन 8 कोर इंडस्ट्रीज को इंक्लूड किया जाता है। और ये जो इस बार की रिपोर्ट दी गई है, और ये हर बार आती है, और ये दिखाता है कि कितना किस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये ग्रोथ देखने के लिए दैट मीन्स किसमें प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, किसमें प्रोडक्शन कम हुआ है, इसके लिए ये सारी चीजें निकाली जाती हैं जो कहीं ना कहीं आपके देश में होने वाले ग्रोथ को बताती हैं। अब सबसे पहली चीज, अगर 8 कोर इंडस्ट्रीज की बात करें तो कहीं ना कहीं ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये उसी का डेटा है। जैसे कि रिफाइनरी प्रोडक्ट है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी इसमें आता है, इसके बाद स्टील आता है, चौथा आपका कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। ये आपके 8 एरियाज हैं। अब इसमें कुछ एरियाज में ग्रोथ देखने को मिला है, जबकि कुछ एरियाज में ग्रोथ नहीं हुआ है, और इसी का इंडेक्स निकाला जाता है। तो ये जो कंबाइंड 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स आया है पिछले साल के मुकाबले में, दैट में सितंबर 2023 से लेकर 2024 में लगभग 2% का ग्रोथ देखने को मिला है। और इसमें कहा जाए द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट एक सेक्टर, रिफाइनरी सेकंड, कोल तीसरा हो गया, फर्टिलाइजर चौथा हो गया, स्टील ये हो गए पांचवा। तो इन 5 सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिला है। इसका मतलब जो बाकी के 3 सेक्टर हैं, अब वो 3 सेक्टर बचे कौन कौन से, तो देखिए यहां पर हमारे सीमेंट का नाम आ गया, यहां पर हमारी रिफाइनरी का नाम आ गया, कोल का नाम आ गया, फर्टिलाइजर का नाम आ गया है, और स्टील का नाम आ गया। इसका मतलब अगर हम लोग बात करें कि किसमें ग्रोथ नीचे गई है या मतलब निगेटिव में गई है, क्योंकि ये सब तो पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरा आपका क्रूड ऑयल है, और तीसरा आपका नेचुरल गैस है, जहां पर ग्रोथ नहीं देखने को मिली। और इसीलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग बता पाते हैं कि कौन सा हमारा सेक्टर ग्रो कर रहा है और कौन सा सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये आता है कि जो 8 कोर सेक्टर होते हैं, क्योंकि ये अभी मैंने जैसा कि बात कहा कि जब हम लोग इन्फ्लेशन निकालते हैं तो एक सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई और होता है, और तीसरा हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी, कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितनी महंगाई है उसके लिए आईआईपी हम लोग इंडेक्स बना के रखे हैं। तो ये जो एक्चुअली आईआईपी में भी 8 कोर इंडस्ट्रीज होती है, तो वही कह रहा है कि 8 कोर इंडस्ट्रीज आईआईपी का लगभग कितना परसेंट एरिया कवर करती है, 40.27% वेटेज कवर करती हैं। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये पूरा सीक्वेंस है 8 सेक्टर का। 5 सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि 3 सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुई है, नेगेटिव साइड गए। तो ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये आपके हर जगह पूछे जाते हैं। कोई भी सीओपी कॉन्फ्रेंस हो जाए, 29 हो जाए, 16 हो जाए, अलग अलग कॉन्फ्रेंस है। तो सबसे पहली चीज ये ग्लोबल बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर, और ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का सीधा सा मतलब है वैश्विक जैव विविधता, जैव विविधता के संरक्षण पर। इस बार की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 16 नंबर की है, वो कहां पर हुई है, कोलंबिया में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो इन्वायरमेंट के हैं, श्री सिंह ने मिस सुसाना मोहम्मद को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है, क्योंकि इस बार की प्रेसिडेंसी इनको मिली है। ठीक है, और ये प्रेसिडेंसी इन्होंने किससे लिया है, तो अभी तक जो लॉन्गेस्ट लंबे समय से चले आ रहे थे सीओपी के प्रेसिडेंट मिस्टर हुआंग रैंक्यू, जो कि चाइना से बिलोंग करते थे, तो उनसे शिफ्ट होकर इस बार की प्रेसिडेंसी मिस सुसाना मोहम्मद, जो कि कोलंबिया की हैं, उनको ये हैंड ओवर किया गया है। ठीक। इसके बाद बात की जाए, श्री कीर्ति वर्धन सिंह डिलीवर्ड द नेशनल स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इन द ऑनगोइंग। ये याद रखिएगा, ये कौन सी एडिशन है, तो 16th मीटिंग यहाँ पे चल रही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की, जो कि किस पे रिलेटेड है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए, जैव विविधता दैट मीन्स बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए टाइम टू टाइम इस टाइप की मीटिंग कराई जाती है, जिसे आप सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं। अब इस बार ये 16 नंबर की मीटिंग थी, इसीलिए सीओपी 16 इसका नाम दिया।
और ये कहां पर कराई गई? काली कोलंबिया में 29 ऑफ अक्टूबर को कराई गई, या जो चल रही थी कुछ दिन पहले तक। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आई हैं, वो आपके लिए थोड़ा सा काम का है। पहली चीज, इंडिया इन सब मामलों में एक अपना अलग प्लेस बना के रखता है, क्योंकि लगातार इंडिया प्रोटेक्शन के मामले में, कंजर्वेशन के मामले में लगातार अच्छा काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर दो चार फैक्ट दिए गए हैं, वो ये है, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड 17th मेगा डाइवर्स रिच नेशन, हाउसिंग 4 आउट ऑफ 36 ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। मतलब वर्ल्ड में, विश्व में जो 36 आपके टोटल जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं, उसमें से विश्व स्तर के 4 आपके इंडिया में पाए जाते हैं, और इसीलिए इंडिया को वर्ल्ड के 17 मेगा डाइवर्स रिच नेशंस में से एक माना जाता है। अब इस इंडिया इसके लिए कर क्या रहा है? तो कई सारी इनिशिएटिव इंडिया ने शुरू किए, लेकिन अगर रिसेंट की बात करें तो रिसेंट में मदर अर्थ को ऑनर के लिए सरकार ने एक नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन, मतलब पेड़ लगाने का या वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत किया, और इसी का इन्होंने नाम रखा एक पेड़ मां के नाम, या प्लांट फॉर मदर। और ये इसकी शुरुआत कब की गई? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को की गई। और आपको पता ही वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब पाया जाता है? दैट मीन्स 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। तो दैट मीन्स इंडिया ये दिखाना चाहता है, और इंडिया इसमें बेहतर काम भी कर रहा है, कि भाई हम हमारा हर तरीके से कंट्रीब्यूशन है इन्वायरमेंट को सेफ सिक्योर रखने में, और उसी का एक पार्ट है बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखना। जैव विविधता, दैट मीन्स जीवों की विविधता, प्लांट की विविधता, उनके डिफरेंट टाइप की स्पीसीज जो पाई जाती है। इसलिए जितना अच्छा इन्वायरमेंट हम दे पाएंगे, उतना ज्यादा हमको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। इसके बाद इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि सरकार भी लगातार अच्छा काम कर रही है। जैसे अभी आपने पढ़ा एक पेड़ मां के नाम। इसी में अदर जो कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो जैसे पीस विथ नेचर हैज बीन अ पार्ट ऑफ इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज, हमारे सांस्कृतिक धरोहर का भी एक हिस्सा है, जो वैदिक काल से चला आ रहा है। और इसीलिए हमारी सरकार ने ये शॉर्ट फॉर्म जरूर लाइफ लिखा है, पर इसको याद रखिएगा, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मतलब एक ऐसा लाइफ स्टाइल अपना है जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे कम से कम निगेटिव इंपैक्ट पड़े, या पॉजिटिव की तरफ हम बढ़ पाए। तो एक पर्यावरण अनुकूल हमारी जीवन शैली होनी चाहिए, जिसका फायदा कहीं ना कहीं आसपास के एनवायरनमेंट को भी होगा। तो जाहिर सी बात है, इसके मध्य रहने वाले जो भी जीव जंतु हैं, इवन इंसान हैं, पेड़ पौधे हैं, सबको इसका फायदा पहुंचेगा। और इसीलिए लोगों को अवेयर करने के लिए इन्होंने लाइफ नामक प्रोग्राम की शुरुआत की। इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। तो मतलब पर्यावरण के अनुकूल हमारा दैनिक जीवन शैली होनी चाहिए। इसके साथ साथ अभी रिसेंट में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, शेरों के संरक्षण के लिए बिग कैट अलायंस की शुरुआत की गई, नमामि गंगे मिशन की शुरुआत की गई। और इसी में क्योंकि बायोडायवर्सिटी रिच हेरिटेज है, तो हम लोग इंडिया रामसार साइट्स, जिसे आप वेटलैंड्स भी कहते हैं, इनको भी इंडिया लगातार कंजर्व कर रहा है। और रिसेंट में कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले समय में इनकी संख्या 100 पहुंच जाएगी। लेकिन रिसेंट की बात करें तो ये लगातार पिछले 10 सालों से इनके नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जो 2014 में इनके नंबर 26 थे, वो बढ़कर कितने हो गए? 85। जैसे अभी रिसेंट में भी कई सारे जोड़े गए थे, बैक टू बैक 3 ऐड हुए हैं। ठीक है, तो लगातार रामसार साइट्स होते क्या है? सिंपल सी भाषा में, दीज आर दी वेटलैंड्स। और वेटलैंड्स का मतलब होता है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का मतलब सीधे सी बात है, जहां पर दो इकोसिस्टम एक साथ मिलते हैं, एक लैंड एरिया और दूसरा आपका वाटर। तो दलदली भूमि वाला जो भी एरिया है, उसे आप वेटलैंड कहते हैं। और इसीलिए इसका नाम रामसार भी इसलिए पड़ा, क्योंकि ये जो कन्वेंशन कराई गई थी, ईरान में एक जगह है रामसार, तो उसके नाम पर पड़ गया। तो ऐसे वर्ल्ड में कई सारे रामसार साइट्स हैं, इंडिया भी लगातार इनको बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि दो इकोसिस्टम का मिलाप होता है, तो उसकी वजह से कई सारी बायोडायवर्सिटी की चीजें पाई जाती हैं, और इसलिए हमको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका, दैट मीन्स पूरी तरीके से सरकार, होल ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल ऑफ द सोसाइटी एक अप्रोच लाया गया है, और इसीलिए नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान को अपडेट किया गया है, जिसका टारगेट है कि जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के,
उसके तहत या उसके लेवल पे लाया जा सके, तो ये चीज याद रखिएगा कि ये जो सीओपी 16 के तहत किस पर्टिकुलर प्रोग्राम को अपडेट करने की बात कही गई है, तो ये नाम याद रखिएगा, नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रेटेजी एंड एक्शन प्लान को अपडेट किया जा रहा है। और उसके लिए दो बेस फीचर है, होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी। तो सभी चीजों को ध्यान रखने की कोशिश की गई है ताकि हम अपने बायोडायवर्सिटी को सही कर पाए या उसको प्रोटेक्ट कर पाए। और इसीलिए इस बार की जो सीओपी 16 कहाँ कराई गई, तो काली कोलंबिया में कराएगी। दैट मीन्स इसकी प्रेसिडेंसी को कोलंबिया को सौंपा गया है। और किससे सौंपा गया है? दैट मीन्स चाइना से, जो लंबे समय तक इसे डील कर रहा था। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। ये संगीत सुगंध फेस्टिवल है। ये फेस्टिवल या इस टाइप की चीजें लगातार पूछी जाती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने, सबसे पहले टूरिज्म यहीं पर आता है, पूछ लेता है कि पर्यटन मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर, और इसमें तीसरे एक और ऐड है जिसे आप कहते हैं संगीत नाटक एकेडमी, इन्होंने मैसूर में संगीत सुगंध फेस्टिवल की शुरुआत की। नाम से पता चल रहा है यहां पर इनकरेज किसको करने की बात की जा रही है, म्यूजिक को इनकरेज करने की बात की जा रही है। और इस फेस्टिवल का जो मेन स्पेशल हाईलाइट है वो ये है कि जो दास ट्रेडिशन चला आ रहा था उसके प्रति ट्रिब्यूट देने की बात है, उसको श्रद्धांजलि देने की बात है, ताकि लोग इस टाइप की चीजें से अवेयर हो पाए, इसको प्रमोट कर पाए। जिसका डायरेक्ट रिलेशन किस पर पड़ा है? कर्नाटक संगीत पर देखा जाता है, क्योंकि इसका प्रभाव कर्नाटिक म्यूजियम, ये आप पढ़ते भी हैं सुनते भी हैं, इसका नाम भी आता है। तो कर्नाटिक जो म्यूजिक है उसके ऊपर इस दास ट्रेडिशन का अच्छा खासा प्रभाव है, इसीलिए इसको श्रद्धांजलि देने के लिए इन्होंने संगीत सुगंध फेस्टिवल की को मनाया या इसकी शुरुआत की गई। तो तीन लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, और इवन आपके संगीत नाटक एकेडमी है। और इन्होंने दास ट्रेडिशन को ट्रिब्यूट देने के लिए, पर्टिकुलर याद रखिएगा, क्योंकि इसका इफेक्ट किस पर देखा जाता है? कर्नाटिक म्यूजिक पर देखा जाता है। इसके बाद ये कुछ रिसेंट में आपके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, कई सारे हम लोग अपॉइंटमेंट देखेंगे। अभी बेसिक बेसिक दो तीन अपॉइंटमेंट है, नियुक्तियां। सबसे पहली चीज, संजय वर्मा को अपॉइंट किया गया न्यू महाराष्ट्र पुलिस चीफ, एक तो ये याद रखिएगा। और ये किसकी जगह पर आएंगे? रश्मि शुक्ला की जगह पर आ रही है, जिनको अभी रिसेंट में इलेक्शन कमीशन के डायरेक्टिव्स के बेसिस पर या दिशा निर्देश के बेसिस पर उनको पदमुक्त किया गया, पद से हटाया गया। एसबीआई ने अपना देबेशीष मिश्रा को चीफ जनरल मैनेजर नियुक्त किया है न्यू दिल्ली सर्किल का। और वॉल्ट डिज्नी ने जेम्स पी जॉर्मन को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है। तो ये तीन कुछ अपॉइंटमेंट है, ऐसी और भी अपॉइंटमेंट है, हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये तीन नाम आए। संजय वर्मा का नाम आया है, एसबीआई ने अपना देबाशीष मिश्रा को चीफ जनरल मैनेजर अपॉइंट किया है, और वॉल्ट डिज्नी ने अपॉइंट किया है। इसके साथ साथ अभी अगर आप पढ़ें तो कुछ दिन पहले हमारे यहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे। पहले टीवी सोमनाथन थे, उनकी जगह तुहिन कांता पांडे का नाम आया, तुहिन कांता पांडे फाइनेंस सेक्रेटरी बनाए गए। तो इस टाइप की चीजें लगातार आती हैं, और जो भी चीजें आ रही हैं उसे जरूर आप ध्यान रखें। और भी कई सारे अपॉइंटमेंट थे, जैसे इनकी जगह तो फाइनेंस सेक्रेटरी तो हमारे ये हो गए। और जो मैंने नाम लिया कि भाई टीवी सोमनाथन थे, तो टीवी सोमनाथन को क्या बना दिया गया? तो टीवी सोमनाथन को इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटरी का दर्जा दिया। तो दैट मीन्स टीवी सोमनाथन फाइनेंस सेक्रेटरी से कैबिनेट सेक्रेटरी चले गए, और फाइनेंस सेक्रेटरी पर कौन आ गया? तुहिन कांत पांडा आ गए। सेम ऐसे ही यहाँ पर एक फॉरेन सेक्रेटरी भी याद रखिएगा। दो तीन अपॉइंटमेंट जो भी हैं धीरे धीरे ऐसे रिवाइज करते चलेंगे हम लोग। फॉरेन सेक्रेटरी कौन बनाए गए? तो फॉरेन सेक्रेटरी में नाम आया है विक्रम मिस्री का। तो विक्रम मिस्री फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए। तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको भी याद रखें। और अगर यहीं पर एक और पॉइंट की बात करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो तो चार चार एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम लोग लेते रहेंगे। डिफेंस सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया गया है? ये सारे सेक्रेटरी हैं, जैसे कि फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांत पांडा हो गए, टीवी सोमनाथन कैबिनेट सेक्रेटरी हो गए, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री हो गए। और डिफेंस सेक्रेटरी की बात करें तो डिफेंस सेक्रेटरी में नाम आता है राजेश कुमार सिंह का। तो ये अभी रिसेंट में अपॉइंटमेंट हुआ है, तो ये अपॉइंटमेंट याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। ये भी एक स्टैटिक का पार्ट है, जो कि कोलकाता फेस्टिवल, जो कि एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स पे होता है। बस यहाँ पर ये रोल याद रखिएगा कि कनाडा का एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अभी लगातार कई सारे इश्यूज इंडिया का कर्नाटक के साथ चल रहा है, मतलब कनाडा के साथ चल रहा है।
लेकिन उसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कनाडा इस फिल्म फेस्टिवल में, जो कि कलकत्ता में हुआ है। अभी रिसेंट वेडनेसडे को इसकी शुरुआत की गई थी, जस्ट 2 दिन पहले। और ये इसका थर्ड एडिशन है जहां पर 50 से ज्यादा फिल्में स्क्रीनिंग की जाएगी, और यहाँ पर एक पर्टिकुलर नाम आता है, दैट मीन्स इसके अंतर्गत ही कनाडा की डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट बॉडीज इसमें अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। तो इमामी आर्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म फेस्टिवल, तो याद रखिएगा, इमामी आर्ट एक्सपेरिमेंटल फिल्म फेस्टिवल इस बार का कहाँ कंडक्ट हुआ है? थर्ड सेशन, थर्ड एडिशन, दैट मीन्स कोलकाता में हुआ है। और यहाँ पर स्पेशल फोकस में कौन है? तो स्पेशल फोकस में कनाडा है। डिफरेंट टाइप की चीजों को इन्होंने प्रमोट करने की बात कही है, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। जैसे वहां पर सीओपी 16 था, वैसे सीओपी 29 जो कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, जबकि वहां पर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेटेड था। तो ये कौन कौन से कॉन्फ्रेंस है, कौन कौन सी चीजों से रिलेटेड है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज, इस बार का सीओपी 29 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो कि जलवायु पर होने वाला एक कॉन्फ्रेंस है, ये कहाँ हो रहा है? तो ये जरूर एरिया याद रखिएगा, दैट मीन्स जगह का नाम बाकू, अजरबैजान में होगा। बाकू की बात की जाए अजरबैजान की, थोड़ा सा एक फेमस चीज है, इसे बर्निंग माउंटेन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार जो नेचुरल गैस है वो निकलती रहती है सरफेस पर, जो कि एक आग की तरह, आग का सोर्स की तरह काम करती है, इसीलिए इसका नाम ही निकनेम रख दिया गया था, लैंड ऑफ द फायर। और कहा जाता है कि कंट्री का जो पर्टिकुलर एम ऑब्जेक्टिव, जैसे इंडिया भी अपना दैट मीन्स फॉसिल फ्यूल एलिमिनेट कर देंगे पूरी तरीके से, मतलब एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, कार्बन जीरो कार्बन इमिशन वाला देश जैसे इस टाइप के टारगेट सेट करता है, वैसे ही इन्होंने भी अपना टारगेट सेट किया है कि रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी 2030 तक बढ़ाकर 30% कर दी जाएगी, और ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है 2025 तक 40% तक कम कर दिया जाएगा। तो ये उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखिए, लेकिन बस इतना याद रखिएगा, इस बार का सीओपी 29 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये कहां पर हो रहा है? बाकू अजरबैजान में कराया जाएगा। इसके बाद एक ये स्पेस से रिलेटेड न्यूज है, बहुत सारी न्यूज है रिलेटेड। इंडिया भी लगातार अच्छा काम कर रहा है, तो वो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर लगातार कई सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। वेस्टर्न जो देश हैं वो लगातार ईरान के अगेंस्ट भी जाते हैं, कई सारी एक्टिविटी में ईरान की दैट मीन्स पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन उसके साथ ही रशिया ने अ, ईरान के सैटेलाइट को पर्टिकुलर ऑर्बिट तक पहुंचाने में हेल्प की है। और यहां पर इन्होंने ईरान के 2 सैटेलाइट को लॉन्च किया है अपने रॉकेट से, जिनका नाम कौसर एंड हॉटहॉट है। तो नाम जरूर याद रखिएगा, पूछ लेता है ये सैटेलाइट पर्टिकुलर किस देश की है, तो इसलिए ये याद रखिएगा कि इसको रशियन रॉकेट से के थ्रू लॉन्च कराया गया है। सेम अभी रिसेंट की अगर बात करें तो चाइना ने भी अपना योगन 430 SB लॉन्च किया है, जिसको कहां पर इंस्टॉल कराया जाएगा? तो ये लो ऑर्बिट कॉन्स्टिलेशन वाला रॉकेट है, कॉन्स्टिलेशन वाला है। तो इसको याद रखिएगा, नाम से पता चल रहा है ये रॉकेट किसका है, दैट मीन्स चाइना का है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज आया है क्योंकि हमने एक अपनी एम्बेसी ओपन की है, न्यू एम्बेसी, कहां पर? ऑस्ट्रेलिया, दैट मीन्स ब्रिस्बेन में। और इसका उद्घाटन, इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? तो इसका इनॉग्रेशन किया है आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, विदेश मंत्री, जो कि कौन है? एस जयशंकर। तो इन्होंने भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया, और ये उद्घाटन कहां पर किया गया है? ब्रिस्बेन में किया गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। थोड़ा सा ब्रिस्बेन के बारे में जानते हैं। ब्रिस्बेन एक कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी है क्वींसलैंड की, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थर्ड मोस्ट पॉपुलस सिटी है, दैट में सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पे रहती है। अब इंडिया के साथ क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंडिया इज द स्टेट सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट, इंडिया इनके लिए सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। और अगर बात किया जाए तो ये इंडिया का चौथा कंसुलेट दूतावास होने वाला है। इसके पहले 3 दूतावास इंडिया ओपन कर चुका है, मेलबोर्न में, पर्थ में और सिडनी में। और इस कॉन्सुलेट को हेड कौन करेगा? तो हेडेड बाय काउंसिल जनरल नीतू बोगाटिया के द्वारा इसे दैट मीन्स हेड किया जाएगा। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा कि इस कंसुलेट की अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता का मतलब हेड कौन होगा? तो
नीतू बुगाटिया होंगे। अब यहां पर एक चीज ये याद रखिएगा, ट्राईपल्टाइट सिस्टर किसके बारे में बोला गया है। तो ट्राईपल्टाइट सिस्टर एक्चुअली 3 सिटीज को मिलाकर यहां पर नाम दिया गया है, और ये पहचान माना जाता है सिंस 2010 से इनको कंसीडर किया गया है। ब्रिस्बेन को सिटी ऑफ इप्सविच, और तीसरा है हैदराबाद। तो इन तीनों को मिलाकर ट्राईपल्टाइट सिटी का नाम दिया जाता है। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि इंडिया इज द ऑस्ट्रेलिया 6th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। दैट मीन्स व्यापार के दृष्टि से देखा जाए तो छठा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया किसका, ऑस्ट्रेलिया का। इसके साथ साथ क्योंकि अभी एक क्वाड की आप समिट भी पढ़ते हैं, QUAD। क्वाड 4 लोगों का ग्रुपिंग है, एक इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएस है। और इसी के तहत अभी मीटिंग भी कराई गई और बायलैटरल टाइज को लगातार बढ़ाया जाता है। तो डिजास्टर रिलीफ के मामले में भी ऑस्ट्रेलिया का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया ने रिसेंट में इंडिया इसको दैट मीन्स काफी अप्रिशिएट भी करता है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया ने पापुआ न्यू गिनी में जो डिजास्टर आया था वहां पर इन्होंने HADR, एक नाम आता है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सप्लाईज। इसके तहत पापुआ न्यू गिनी को डिजास्टर के समय काफी मदद किया। तो इंडिया इसीलिए इनके वर्किंग के लिए अप्रिशिएट करता है। इसीलिए डिजास्टर कहा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है, तो इन दोनों का जो मेन बायलैटरल टाई है उसका मेन फोकस क्या है, डिजास्टर रिलीफ। कहीं पर भी डिजास्टर जैसी कंडीशन आए तो वहां पर कहीं ना कहीं अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर पाए। और इसीलिए ये जो मैंने नाम लिखा है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ सप्लाई, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HADR, ये HADR क्वाड समिट का या क्वाड मीटिंग का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है। दैट मीन्स नो डाउट यहाँ पर जितनी भी चीजें, चाहे ट्रेडिंग है चाहे सेफ्टी पर्पज से चीजें चल रही है, लेकिन इस स्क्वाड का HADR मतलब कहीं ना कहीं अगर किसी पर भी कोई दिक्कत आती है तो असिस्टेंस या ह्यूमैनिटेरियन मानवीय गुणों पर असिस्टेंस प्रोवाइड कराना इन क्वाड मेंबर्स की जिम्मेदारी है, ताकि लोगों को सही टाइम पर रिलीफ मिल पाए। और इसका मेन फोकस इंडो पैसिफिक रीजन में रखा गया। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साल में कई सारे इंडेक्स आते हैं और ये इंडेक्स आप पढ़ते भी हैं और इंडेक्स आते भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है काफी इंडेक्सेस। तो इसलिए अब अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें तो अभी अगर रिसेंट में इंडेक्स की बात करें तो सबसे पहले अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। ये पासपोर्ट इंडेक्स ये शो करता है कि आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है और कितना सिक्योर है, मतलब आप कितने देशों में एंट्री कर सकते हैं अपने, दैट मीन्स वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। तो वो आपके पासपोर्ट को बताता है कि कितना स्ट्रांग है। तो सबसे पहले बात की जाए, इसीलिए हेनले पासपोर्ट आता है। 2 पासपोर्ट एक इंडेक्स आता है, एक हेनले आएगा और कुछ समय बाद अभी आप अल्टन भी देखेंगे सेंट्रल एशिया की तरफ से। तो ये वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट की बात करें तो इस बार बैक टू बैक दूसरे साल भी इस बार सिंगापुर आया है, जहां पर आप जिसके पासपोर्ट के थ्रू आप वीजा फ्री एक्सेस लगभग 195 देशों में कर सकते हैं। तो 195 देशों के साथ कौन टॉप कर रहा है, तो सिंगापुर कर रहा है। और 192 देशों के साथ 2 नंबर पर कंबाइंड फॉर्म में फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, स्पेन है। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो इंडिया की पोजीशन इस बार 83 है। और ये भी याद रखिएगा, इंडिया के पासपोर्ट से आप लगभग कितने देशों में जा सकते हैं विदाउट वीजा, तो 58 देशों में जा सकते हैं। तो इसके हिसाब से वर्ल्ड का जो सबसे आ, जो पावरफुल पासपोर्ट है वो किसका है, सिंगापुर का है। इसके बाद अगर अदर देशों को देखा जाए तो थर्ड पे अगेन 191 के साथ देशों में एंट्री के साथ ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड मतलब कंबाइंड फॉर्म में। और ये भी याद रखिएगा साउथ कोरिया भी है। 4th नंबर पे बेल्जियम, न्यूजीलैंड का नाम आता है। 5th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल है। 8th पर यूएसए 186 देशों के साथ, और इंडिया की नंबर 83 है। मतलब इंडिया के साथ साथ कौन है ये जरूर याद रखिएगा, इंडिया के साथ मॉरिटियाना, सेनेगल एंड एज वेल एज तजिकिस्तान है। और इनके पासपोर्ट के साथ आप 58 देशों में एंट्री कर सकते हैं विदाउट वीजा, वीजा फ्री एंट्री।
लीस्ट पावरफुल की बात करें जो सबसे लास्ट में है, दैट में 105 नंबर पे अफगानिस्तान है। बाकी ये सीक्वेंस है, इसको जरूर याद रखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब यहां पर एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि ये तो चलो हमने सब पढ़ लिया, लेकिन अगर एशिया रीजन की बात करें तो टॉप 10 में 3 कंट्रीज को यहां पर इंक्लूड किया है। जैसे आपने देखा जापान भी है, इसके साथ साथ सिंगापुर जिसने टॉप किया ही है, और इसके साथ साथ साउथ कोरिया, इन तीन का नाम आता है। इसको जरूर याद रखिएगा इंडिया के अलावा। तो ये तो एक हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। अब अगर हम लोग थोड़ा सा दो चार इंडेक्स की बात करें, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी चीजों को जब आप बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो खुद ही जैसे कोई फैक्ट की चीज आती है तो हमेशा 3 या 4 एक्स्ट्रा चीजें हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे अभी रिसेंट में आपका एक जस्टिस रिपोर्ट आया, या जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स आया, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। बाकी एक पर्टिकुलर उसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के इंडेक्स को कवर करेंगे, पहला दूसरा, बस यहाँ पर अभी हम लोग इंडिया की बात करें तो इसके तहत इंडिया की रैंक कितनी रही है? 79 रही है। कुछ दिन पहले अभी आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आया था, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी थी? 39 थी। इसके साथ साथ अभी आपका एशिया पावर इंडेक्स आया था, जिसमें नंबर 1 पे यूएस था, नंबर 2 पे चाइना था, और जापान को पीछे छोड़कर इंडिया नंबर 3 पे आया था। तो इसका मतलब जापान नंबर 4 पे है। सेम यहीं पर बात करें एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स की, तो पिछले साल इंडिया को सबसे लास्ट रखा गया था 179 पर, लेकिन इस बार इंडिया की पोजीशन 176 है। और इसके साथ साथ एक और इंडेक्स अगर देखा जाए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस के मामले में हम वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आते हैं? तो 126 नंबर पर यहाँ पर इस इंडेक्स में इंडिया की रैंक दी गई थी। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है इनको जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आई है, क्योंकि लगातार रीन्यूएबल एनर्जी की टाइप की चीजों को हम लोगों को बढ़ावा देना है। इसीलिए यहाँ पर एनटीपीसी और ओएनजीसी ने एक कोलैबोरेशन किया है ताकि रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाया जा सके। और ये एक्चुअली आपके लिए महारत्न कंपनीज हैं। तो जैसे महारत्न कंपनीज की संख्या हमारे यहाँ पूछी जाती है, आती भी है, ठीक है, तो ये सब चीजें आप पढ़ते रहिएगा। 14 महारत्न कंपनीज का नाम आ जाता है, ऐसे ही नवरत्न कंपनीज का नाम आ जाता है। 25 थी जिसमें से एक अभी मर्ज हो गई है, तो 24 है। वो चीजें हम लोग देखेंगे वन बाय वन करके। लेकिन फिलहाल यहां पर अगर बात की जाए कि एनटीपीसी और ओएनजीसी ने, एनटीपीसी एंड ओएनजीसी ने 50-50% एक जॉइंट वेंचर, मिलकर जॉइंट वेंचर लॉन्च करने की बात कही है, ताकि रीन्यूएबल एनर्जी और न्यू एनर्जी इनिशिएटिव्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो ये ग्रीन एनर्जी फील्ड में काम करने वाली बॉडीज हैं जो रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देंगे। तो ये जॉइंट वेंचर लॉन्च किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये महारत्न कंपनीज है हमारे लिए, ठीक है। तो इस टाइप की जो भी चीजें आए इनको जरूर ध्यान रखिए, कौन सी नवरत्न होती है, कौन सी महारत्न होती है, ये सब वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे भी, आएगा भी सारी चीजें। लेकिन फिलहाल के लिए ये जितनी काम की चीजें हैं उनको याद रखिए। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि ओएनजीसी ने अभी रिसेंट में एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर बात हो रही है, सॉरी, रीन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी के साथ टाई अप किया है? तो यहाँ पर किसका नाम आएगा? एनटीपीसी का नाम आएगा। और क्योंकि ये हमारे लिए महारत्न कंपनी है, इसीलिए याद भी रखिएगा, टोटल इंडिया में महारत्न कंपनीज की संख्या कितनी है? 14 है। और अगर नवरत्न की बात करें तो नवरत्न 25 थी। वो क्राइटेरिया क्या होता है ये हम लोग किसी दिन देखेंगे, ऐसे ही करंट अफेयर्स में डिस्कस कर लिया जाएगा। लेकिन अभी प्रेजेंट में कितनी आ गई है? 24 आ गई। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे ध्यान बनाए रखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक न्यूज आई है। अब क्वेश्चन एक यहाँ पर ये भी क्रिएट हो सकता है कि कौन सी पर्टिकुलर स्टेट है जिसने अभी अपने यहाँ की स्किल यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर दिया है, और ये किसके सम्मान में किया है? श्री रतन टाटा के सम्मान में किया है।
तो ये कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र स्टेट है, और इसीलिए इसने जो स्टेट स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी थी, अब इसका नाम चेंज करके अब इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो पद्म विभूषण रतन टाटा स्किल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ साथ जो उद्योग रत्न अवार्ड है उसका भी नाम इन्होंने चेंज करके रतन टाटा उद्योग रत्न अवार्ड रख दिया। इसके साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उद्योग भवन जो कि मुंबई है उसका भी नाम रतन टाटा उद्योग भवन के नाम से जाना जाएगा। तो ये तीन चीजें चेंज करने वाला कौन सा स्टेट है? तो ये तीन चीजें चेंज किया है महाराष्ट्र ने। तो ये याद रखिएगा, एक यूनिवर्सिटी का नाम, दूसरा रत्न अवार्ड का नाम मतलब उद्योग रत्न अवार्ड का नाम, और तीसरा उद्योग भवन का नाम। ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज होने वाली है। वो क्यों होने वाली है? क्योंकि देखिए, सरकार लगातार डिजिटल मिशन को प्रमोट कर रही है। ये चीजें बजट में भी आई थी, और इसीलिए सरकार ने अपना डिजिटल मिशन रखा है 2025-26 तक, जिसके तहत इन्होंने कहा है कि हमारा जो डिजिटल मार्केट है वो $1 ट्रिलियन पहुंच जाएगा। ये एक ऑब्जेक्टिव है या एम है, और ये अचीवमेंट कब तक हो जाएगा? 2025 तक। इसीलिए इंडिया ने अपना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क लॉन्च किया था, जिसका शॉर्ट में नाम डिजी फ्रेमवर्क है। और इस डिजी फ्रेमवर्क को प्रमोट करने के लिए हमें कौन साथ देगा, किसका कंट्रीब्यूशन है? तो यहाँ पर 3 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन सामने आ रहा है जो हमारी मदद करेंगे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। तो जिसमें एक आपका यूएस है, दूसरा आपका जापान है, और तीसरा आपका साउथ कोरिया है। और उसके अंदर कौन कौन से बैंक है वो यहाँ पर लिखा गया है। अब इनका मेन एम यही है ताकि आपसी सहयोग के आधार पर, और ये सहयोग किसके साथ होगा? इंडियन प्राइवेट सेक्टर के साथ होगा, और इसके तहत इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके। अब वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे शहरों में हो जाए चाहे रूरल एरियाज में हो जाए, तो दैट मीन्स डिजिटल चीजें लोगों तक आसानी से पहुंच पाए, उनका फायदा लोगों तक पहुंच पाए। इसीलिए जो डिजी इंडिया फ्रेमवर्क है इसमें 3 लोगों का नाम आया। ये नाम याद रखिएगा, यूएस, जापान एज वेल एज साउथ कोरिया। अब इसके तहत मेन काम क्या किया जाएगा या किस चीज पर फोकस है? तो इसके तहत जो सपोर्ट मिलेगा, किस टाइप की योजनाओं को समर्थन किया जाएगा? तो पहली चीज तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के भाई सेक्टर में हमको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगा। जैसे 5G लॉन्च कर रहे हैं, ओपन रैन लॉन्च कर रहे हैं, सबमरीन केबल का निर्माण, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और स्पीड तेज हो जाएगी, डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, स्मार्ट सिटीज होंगी। इसके साथ साथ ई कॉमर्स का यूज होगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया ही जा रहा है, और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसी चीजों पर हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पाएंगे। और इसी का नाम इन्होंने क्या दिया है? डिजी फ्रेमवर्क नाम दिया। तो ये फ्रेमवर्क का नाम भी याद रखिएगा, एक्चुअली फोकस किस पे है? डिजिटल फ्रेमवर्क पे। तो इसीलिए इसका नाम है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव फॉर इंडिया फ्रेमवर्क। तो दैट मीन्स इंडिया में डिजिटल को बढ़ावा देने के लिए इस टाइप की चीजों की शुरुआत सरकार ने की थी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर्स होने वाला है, क्योंकि यहां पर नाम आया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस अनाउंसेस द सिलेक्शन ऑफ इट्स थर्ड डायरेक्टर जनरल। तो इन्होंने अपना तीसरा डायरेक्टर जनरल, 2 और अदर भी हैं। लेकिन अब देखिए, बात अगर आईएसए की आई तो थोड़ा सा बैकग्राउंड हमको देखना पड़ेगा। आईएसए बोला जाए तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इंडिया में है। क्योंकि शुरुआती दौर में इसकी जो शुरुआत मानी जाती है 2015 मानी जाती है, और इंडिया और फ्रांस ने मिलकर, ताकि रीन्यूएबल एनर्जी या सनलाइट की एनर्जी को यूज किया जा सके, इसीलिए इन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की। अब इसमें कई सारे देश जुड़ चुके हैं, क्योंकि ये बेहतर इनिशिएटिव है ग्लोबल वार्मिंग से लेकर बाकी सारी चीजों को कम करने का, ताकि हम अपने रिन्यूएबल एनर्जी या सोर्स को यूज कर पाए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। और इसीलिए कहा जाता है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, गुरुग्राम हरियाणा। तो ये 2 चीजें याद रखिएगा। शुरुआत कब से मानी जाती है? 2015 से। अब देखिए, इसमें कुछ फैक्ट भी हैं। रिसेंट में अभी इसमें कुछ देश भी ऐड हुए, वो अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन कौन कौन से देश इसमें ऐड हुए हैं और लगभग अभी रिसेंट में इनमें नंबर कितने हो चुके हैं। तो देखिए, अगर डायरेक्टर्स की बात करें तो अभी तक डायरेक्टर्स हमारे कौन थे? अजय माथुर थे, चल रहे थे। लेकिन अभी रिसेंट में चेंज किए गए हैं। तो सबसे पहले कुछ फैक्ट देख लें कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस कई सारे देशों को मिलकर बनाया गया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें लगभग
120 मेंबर एवं सिग्नेटरीज कंट्रीज भी हैं। लेकिन अगर टोटल मेंबर्स की बात करें तो रिसेंट में 103 मेंबर हो चुके हैं जिन्होंने रेटिफिकेशन कर दिया। आईएसए के मिशन की बात करें तो ये 2030 तक सोलर एरिया में जो इन्वेस्टमेंट है उनको बढ़ाकर एक $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। और इसीलिए ये जो फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया था शुरुआती दौर में 15 कंट्रीज के द्वारा लॉन्च किया गया 2017 में। और आईएसए बिकेम द फर्स्ट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू बी हेडक्वार्टर इन इंडिया। वही जो मैंने कहा, एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर जिसका मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इंडिया में। तो टारगेट जरूर याद रखिएगा कि 2023 तक हमको अपने सोलर सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाकर लगभग $1 ट्रिलियन तक पहुंचाना है। और इसीलिए यहाँ पर जो नाम आया है थर्ड डायरेक्टर जनरल, तो वो डायरेक्टर कौन बनाए गए हैं, तो डायरेक्टर आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया अजय माथुर की जगह। ठीक है। और इनका कार्यकाल कब से शुरू होगा, तो इनका टाइम पीरियड शुरू होगा 14 मार्च 2025 से, जिनकी नियुक्ति अभी से कर दी गई है। मतलब ये आगे चलकर बनेंगे, अभी अजय माथुर थे उनकी जगह पर आएंगे। तो ये चीज जरूर याद रखिएगा, ये थर्ड डायरेक्टर जनरल है। इसके अलावा थर्ड है तो इसका मतलब दो लोग और होंगे। तो एक तो है आप मिस्टर विजडम अहिताकू, तो गोबोस है, दैट मीन्स घाना से, और मिस्टर गोसाए मेंजिस्टी जो कि इथियोपिया से है। तो ये दो लोग जरूर याद रखिएगा, एक घाना से है अदर देन इंडिया और एक इथियोपिया से है। अब थोड़ा सा आईएसए के बारे में बात की जाए, नो डाउट 2015 में ये बॉडी बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। लेकिन रिसेंट में बैक टू बैक देखा जाए तो 99th नंबर पर इसमें ऐड हुआ था स्पेन, 100वें नंबर पे इसमें ऐड हुआ था पराग्वे, 101 नंबर पे ऐड हुआ था नेपाल, 102 नंबर पे रिसेंट में ऐड हुआ न्यूजीलैंड, और रिसेंट में 103 नंबर पे इसमें इसका मेंबर कौन बन चुका है, सीरिया इसका मेंबर बन चुका है। तो ये चीजें जरूर याद रखिएगा कि आईएसए क्या है, आईएसए क्या काम करता है। इसके बाद एक छोटी सी न्यूज है, केंद्रीय हिंदी समिति का 32nd मीटिंग कराया गया और इसमें यूनियन होम मिनिस्टर के साथ साथ यूनियन दैट मीन्स मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह मौजूद थे। केंद्रीय हिंदी समिति, और इसका आयोजन कहाँ किया गया, न्यू दिल्ली में किया गया। केंद्रीय हिंदी समिति इज द हाईएस्ट बॉडी दैट प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो हिंदी लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय हिंदी समिति एक हाईएस्ट बॉडी है। और इसीलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन ये हो जाती है, इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर 11 क्लासिकल लैंग्वेज बोली जाती है या इनको संरक्षण दिया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडिया टू लॉन्च यूरोपियन यूनियन सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। मतलब सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च करेगा जो किसका है, यूरोपियन यूनियन का है। अब डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि ये जो प्रोबा 3 है, इससे पहले 1 और 2 भी लॉन्च हो चुका है, ये प्रोबा 3 किस देश से बिलोंग करता है, तो इसको याद रखिएगा, ये यूरोपियन यूनियन का है जिसको किसने लॉन्च किया है, इंडिया ने लॉन्च किया। तो इस टाइप की चीजें आती हैं, तो जो चीजें आ रही हैं उसको जरूर याद रखें। ठीक। जैसा कि इसके पहले कई सारे रॉकेट वॉकेट भी लॉन्च होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हम लोग अभी पढ़ेंगे भी, कई सारे मिशन भी हैं। तो जहां जहां मिशन आते जाएंगे वो चीजें हम लोग देखते जाएंगे या पढ़ते जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर इतना याद रखिएगा, इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया जिसका नाम है प्रोबा 3। ठीक। अब देखिएगा दो तीन चीजें लगातार, इंडिया थर्ड इंडिया स्पेस कॉन्क्लेव हाईलाइट्स इंडिया राइजिंग रोल। ये तीसरा इंडियन कॉन्क्लेव है जो ये बताना चाह रहा है कि इंडिया का लगातार स्पेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। अब इस प्रोबा थर्ड का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जर्विंग द सन, सन के बारे में पता लगाना, इसके साथ साथ जो सोलर कोरोना होती है, जो उसकी डिफरेंट लेयर होती है, उसके बारे में भी जानकारी लेना है। द नेशन इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग फ्यूचर मिशन टू एस्टेब्लिश इट्स ओन स्टेशन। ये इंडिया की बात हो रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इंडिया ने कहा है कि खुद का स्पेस स्टेशन हम कब तक बना लेंगे, 2035 तक बना लेंगे, और स्पेस टूरिज्म की शुरुआत कब तक कर देंगे, 2040 तक कर देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो इंडिया कर रहा है। टारगेट जरूर याद रखें कि स्पेस टूरिज्म 2040 तक का टारगेट रखा गया है, और हम अपना स्पेस स्टेशन कब तक बना लेंगे, 2035 तक बना लेंगे। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी है, तो चीजों को याद रखें। इसके साथ साथ ये एक छोटी सी चीज है, यूनियन मिनिस्टर श्री सबरनंदा सोनोवाल ने चेन्नई पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए कई सारे की प्रोजेक्ट्स
भी लॉन्च हुए हैं, जिनकी टोटल लागत कितनी है, 187 करोड़ रुपए। तो इसको जरूर याद रखें। चेन्नई पोर्ट वेलकम न्यू कोस्टल रोड एग्जिम गोडाउन्स एंड शोर पावर फैसिलिटीज को भी लॉन्च करेगा। और यहाँ एक पर्टिकुलर पोर्ट का नाम आया है, पोर्ट याद रखिएगा, कामाराजर पोर्ट। ठीक है, तो ये भी उसी पर्टिकुलर एरिया में है, तो वहां पर चेन्नई में बढ़ावा देने के लिए इस टाइप की चीजों को लेकर आया गया है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। तो इसको पढ़िएगा, रिवाइज कीजिएगा, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें साइड मैंने लिख दी है। तो ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे और भी इंफॉर्मेशन को कवर करते जाएंगे। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।